कहते हैं दिल्ली की रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। देश में जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसकी गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं। किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा या नहीं, कैसे उसे बहुमत मिलेगा संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, यह सब तय करने के लिए 80 सीटें उत्तर प्रदेश की बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या कहते हैं इन 80 सीटों के एग्जिट पोल, क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुद्दे, किन मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, और उत्तर प्रदेश में जो 7 फेज के चुनाव हुए उसमें फेज दर फेज राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बदलते रहे, इन्हीं तमाम चीजों पर हम बात करेंगे अगले 1 घंटे। हिमानी, बिल्कुल, तो ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की उन 80 सीटों की। जैसा कि दीपक जी ने यहाँ पर बताया कि कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता यहीं से होते हुए जाता है। काफी अहम ये 80 सीटें हैं, और जो ये एग्जिट पोल है लगातार हम आपको कल से दिखा रहे थे कि वो यहाँ पर बीजेपी को 30 से 35 सीटों का नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो 73 सीटें, बीजेपी को 71 सीट आई थी और अपना दल को दो सीट्स यहाँ पर आई थी, तो यानी कुल मिलाकर 73 सीट्स ये थी यहाँ पर। तो ये जो पूरा लेखा जोखा है, हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तमाम पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले इन आंकड़ों को हम यहां पर समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी नवेद का हम रुख करते हैं। नवेद, ओवर टू यू। शुक्रिया मानी, शुक्रिया दीपक जी। लेकिन वाकई ये जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसी को लेकर समझने के लिए आइए कुछ जो आंकड़े हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्लस को जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं वो 38 से 40 बता रहे हैं, यानी कि नुकसान हुआ है। 71 + 2 थी, बीजेपी प्लस को 73 थी, और बीजेपी को पर्सनल 71 सीटें 2014 में मिली थी। कांग्रेस 2 से 3 पर जाती दिखाई दे रही है, पिछली बार भी कांग्रेस सिर्फ 2 पर ही थी। एसपी बीएसपी साथ में आने से इन्हें फायदा हुआ है, गेन हुआ है, 38 से 40 बताई जा रही है। आपको एक बार नजर डाल लेते हैं 2014 और न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुकाबले किस तरह का अंतर दिखाई दे रहा है। तो न्यूज नेशन का एग्जिट पोल जहां पर बीजेपी प्लस को 38 से 40 दे रहा है, 2014 में 73 सीटें थी बीजेपी प्लस को, कांग्रेस 2 से 3 पर है, 2014 में 2 सीटों पर थी, और एसपी बीएसपी ने बहुत गेन किया है। जो महागठबंधन साथ में आया, एसपी बीएसपी और आरएलडी, उसने गणित बिगाड़ दिया है बीजेपी का, लेकिन फिर भी एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि यहां पर वो जो एक वाक्य कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, वो बात यहां पर बीजेपी इस बार झुठला सकती है। शुक्रिया नवेद, हम समय समय पर आपके पास आएंगे इन आंकड़ों को और समझने के लिए विस्तार से। लेकिन उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसका रास्ता लगातार हम यहां पर बात कर रहे हैं कि दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचता है। इतिहास गवाह है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीता उसने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर देश पर राज किया। इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई काफी दिलचस्प रही। कैसे रही टक्कर, इस पर यह पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश यानी वो राज्य जिसके पास है दिल्ली की सत्ता के ताले की चाबी। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीटों पर कब्जा किया था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 5 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 2 ही सीट अपना दल को मिली थी। यूपी में इस बार एक के बाद एक कई सरप्राइज देखने को मिले, लेकिन सबसे बड़ी घटना 25 साल बाद एसपी और बीएसपी का साथ आना रहा। मायावती अखिलेश के हाथ मिलाने के बाद यूपी की सियासत अचानक बदल गई। मैनपुरी में खुद मायावती ने मुलायम सिंह के लिए वोट मांगे। कांग्रेस को उम्मीद थी कि गठबंधन में उसे जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा हो ना पाया, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े तुरुप के पत्ते यानी प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का महासचिव बनाकर यूपी की लड़ाई को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। जहां हमारे उम्मीदवार थोड़े से हल्के हैं, वहां पे हमने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बीजेपी का वोट का। प्रियंका ने चुनावी प्रचार का आगाज बिल्कुल नए अंदाज में गंगा की लहरों पर वोट यात्रा करके किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की। प्रियंका ने सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया और मंदिर मंदिर दर्शन करके खूब सुर्खियां बटोरी। एक तरफ प्रियंका मंदिर घूम रही थी तो दूसरी तरफ बयानबाजी के कारण बैन का सामना कर रहे योगी का मंदिर जाकर प्रचार न करते हुए अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना भी चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है, न कांग्रेस और न गठबंधन, केवल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, बाकी किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। यूपी की हॉट सीट की बात करें तो अमेठी में राहुल के सामने स्मृति ईरानी पूरे दमखम के साथ नजर आई। लखनऊ में राजनाथ के सामने गठबंधन ने एक वक्त पर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को मैदान में उतार दिया। वहीं वाराणसी से मोदी के सामने प्रियंका के चुनाव लड़ने की खबरों ने भी खूब जोर पकड़ा। हालांकि बाद में प्रियंका ने खुद वहां से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया।
इसके अलावा आजमगढ़ से अखिलेश के सामने बीजेपी ने भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता निरहुआ को उतारा, तो योगी की प्रतिष्ठा वाली सीट यानी गोरखपुर से अभिनेता रवि किशन पर दांव लगाया। रामपुर सीट भी खासी चर्चा में रही, जहां आजम खान और जया प्रदा के बीच खूब जुबानी जंग हुई। कुल मिलाकर कहें तो सबसे बड़े राज्य में मुकाबला इस बार बिल्कुल अलग रहा। अब चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजों का इंतजार है। ऐसे में यूपी में क्या होगा, ये सोचकर ही नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो क्या कहता है, क्या चल रही है राजनीतिक पार्टियों के बीच में हलचल, यही जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे दो संवाददाताओं के पास। अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और वाराणसी से हमारे साथ सुशांत मुखर्जी जुड़े हुए हैं। अविनाश, सबसे पहले आपके पास क्या हलचल इस वक्त लखनऊ में देखने को मिल रही है? कौन नेता किससे मिल रहा है, क्या मुलाकातें चल रही है? मायावती और अखिलेश की सुना है आज मीटिंग हुई, क्या हुआ उस बैठक के अंदर? देखिए दीपक जी, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी ही देर पहले अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। हालांकि खुद अखिलेश यादव पहुंचे थे बसपा सुप्रीमो के घर पर और वहां पर काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चली। हालांकि 2 दिन पहले की अगर बात करें तो चंद्रबाबू नायडू यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने बारी बारी से सबसे पहले अखिलेश यादव के साथ उन्होंने बाकायदा मीटिंग की थी और उसके बाद वो बसपा सुप्रीमो के यहाँ पहुंचे थे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इस मीटिंग की वजह क्या है तो उन्होंने कहा कि समय आने पर वो बताएंगे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि सबसे बड़ा सूबा है, 80 सीटें आती हैं और जिस तरीके से एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसमें यह कहा गया है कि बराबर की जो सीटें हैं, आधी सीट भाजपा को मिलने जा रही है और आधी सीट महागठबंधन को। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, अगर हम रीजनल पार्टियों की बात करें तो सबकी नजर टिकी हुई है कि अगर तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं, अगर तीसरे मोर्चे की सरकार की कवायद शुरू होती है तो उसमें महागठबंधन की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं दीपक जी, वो साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जो एक प्रयोग किया गया था चुनाव से पहले फूलपुर, गोरखपुर और कैराना में, कहीं ना कहीं महागठबंधन का जो प्रयोग था वो सफल होता यहां पर दिख रहा है। जी सुशांत, वाराणसी के लोग क्या कहते हैं? वो तो मोदी के लेकर काफी उत्साहित थे, तो अब उनको लग रहा है, अब उनको संतोष हुआ है कि एग्जिट पोल के नतीजे कम से कम यही बता रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी आ रहे हैं। जी, अगर वाराणसी की बात की जाए दीपक जी तो साफ साफ वाराणसी के लोग ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी आ रहे हैं। और खासतौर पर वाराणसी सीट की बात की जाए तो इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जीत रहे हैं। हालांकि जो विरोधी पार्टी है उनमें यह फासला है कि ये जीत का फासला कितना कम हो पाता है। सेकंड पोजीशन की लड़ाई है कि सेकंड पोजीशन पे कौन आता है, गठबंधन या फिर कांग्रेस के अजय राय, जो 2014 में भी पीएम मोदी के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए थे। और बनारस के लोग इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार देखने को मिलेगा, क्योंकि बनारस में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बनारस में जहां कुछ नहीं था वहां बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। हालांकि यह बात अलग है कि जो हकीकत की जमीन पर उतरा है वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आशंका की लगाई गई थी। पर इतना जरूर है, वाराणसी और वाराणसी के आसपास पूर्वांचल को साधने में बीजेपी का जो एक मास्टर प्लान था वो कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। पर इतना साफ है कि इस हद तक, बहुत हद तक बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। सुशांत, कम से कम एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं कि चीजें अभी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। क्यों हिमानी? बिल्कुल, यहां पर ये नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में उसे 30 से 35 सीटों का नुकसान होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन वो ये मेकअप कर रही हैं उन राज्यों में जहां पर उन्होंने काफी कंसंट्रेट किया था, मसलन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल, तो नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये वो 3 राज्य हैं जहां पर वो एक्सपेक्ट कर भी रही थी कि यहां से वो भरपाई हम यहां पर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ मनोज गैरोला जी मौजूद हैं, साथ ही साथ कुर्बान अली साहब मौजूद हैं, हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी हैं और साथ ही साथ अभिलाष खांडेकर जी हैं। मनोज जी, सबसे पहले क्या आपको लगता है कि जातियों का जो चक्रव्यूह एनडीए के सामने, बीजेपी के सामने बना था, एक हद तक भारतीय जनता पार्टी 50-50 का आंकड़ा कर उसको तोड़ने में सफल साबित हुई है? देखिए, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन इतना था कि बीजेपी का पूरा फोकस ये था कि जो अपर कास्ट हैं प्लस जो नॉन यादव ओबीसी हैं या फिर नॉन जाटव जो दलित हैं वो भी सारी की सारी उनके साथ आ जाए। और मेरे ख्याल से बीजेपी इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रही है। अगर हम देखें तो पिछली बारी जो बीजेपी का जो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट था वो नियरली 42% था
और वहीं बीएसपी और एसपी का अगर हम वोट को काउंट करें तो वो भी नियरली 41-42% के करीब ही था। तो इसका मतलब ये है कि आज कि हमारा एग्जिट पोल अगर बताता है कि दोनों की नंबर ऑफ सीट सेम है, अगर हम सिर्फ इसी कैलकुलेशन में जाएं तो हमारा तो जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि जो जाटवों और जो यादवों का जो कॉम्बिनेशन था या बीएसपी और एसपी का जो कोर वोट बैंक है वो वोट बैंक सारा का सारा ट्रांसफर हुआ है। और जो बीजेपी का जो वोट बैंक है, जिन्होंने लास्ट टाइम बीजेपी को वोट दिए थे, उन लोगों ने इस बार भी बीजेपी को मतलब वो जो पुराने नेताओं से मतलब जो थोड़ा छिटक गए थे, बिखर गए थे, आपको लग रहा है कि वो वापस इधर फिर आए हैं जो कि 2014 में उधर शिफ्ट हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2014 में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है उन्हीं लोगों ने इस बार भी बीजेपी को वोट दिया है। हमारा जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार तो ये तो जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है। मैं जोड़ना चाहूँगा दीपक जी। देखिए अभी हमारे जो ये आपके न्यूज़ नेशन का वो है उसका परसेंटेज नहीं आया है कि कितना, लेकिन मेरे पास जो सूचना है बाकी चैनलों के उस हिसाब से बीजेपी को 44.5% मत मिलता हुआ दिख रहा है और एसपी बीएसपी कंबाइन को 41%, कांग्रेस को 9%। अगर हम 2014 से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि बीजेपी को उस समय 41% मिला था और 41% ही एसपी बीएसपी को मिलाकर के होता था, लगभग था। और इसमें आरएलडी का 3% और इस बार जुड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये 41% से भी कम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2014 के मुकाबले में बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है और एसपी बीएसपी का जुड़ने के बाद और आरएलडी के मिलने के बाद में जो बढ़ना चाहिए था 45 से ऊपर होना चाहिए था वो और कम हुआ है। लेकिन अगर 44% है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की क्लीन स्वीप है। तो इसीलिए जो आपका चैनल दिखा रहा है 48-40 और 38-40, लेकिन बाकी जगह पे माना जा रहा है कि ये 50 के ऊपर जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो बात कही गई कि साहब 2014 में बीजेपी ने बहुत सिस्टमेटिकली मंडल जो था जिस पे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स होती थी, आपको याद होगा कि 91 के बाद से लगातार बीजेपी कभी भी वहां पावर में नहीं आ पाई थी। तो अमित शाह ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उस मंडल को तोड़ा और अपने साथ मंडलवादी शक्तियों को मिलाया, उनमें अपना दल और सुहेल राजभर पार्टी जिसके नेता को अब सैक किया गया। और दूसरी तरफ एसपी बीएसपी अलग अलग लड़ रही थी तो बैकवर्ड और दलित भी डिवाइड था। इस बार ये माना जा रहा था कि ये एक होने से फायदा होगा, वो फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि राष्ट्रवाद के मामले पे दलित भी बटा है और बैकवर्ड भी बटा।